हम लोगों ने कल रिसर्च वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। आज हम रिसर्च वैलिडिटी को पढ़ने जा रहे हैं। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? अहमद बोलना नहीं। ओके। यस मैम, क्लियर है। उन्होंने कहा अहमद बोलना नहीं, मैं समझी हूँ शायद मेरे बोलने पर ही पाबंदी लगा दी। यस मैम। ओके, हम लोग रिसर्च वैलिडिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल ही हमने थोड़ा सा वैलिडिटी को डिस्कस किया था कि वैलिडिटी जो होती है वो एक्चुअल में ये होता है कि हमने जिस मकसद के लिए कोई भी चीज़ कोई स्टडी की है, फॉर एग्जांपल हमने जो भी रिसर्च की है वो उस मकसद को एक्यूरेटली फुलफिल कर रही है नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंग हमारे पर्पस अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वैलिडिटी उससे रिलेटेड होती है। तो इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी को कल हमने देख लिया था। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ों को चेक किया जाता है, दोनों चीज़ों की वैलिडिटी को चेक किया जाता है। प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लें जिनका भी ऑन है। एक सेकंड, मैं म्यूट को ऑल कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद इंटरनल वैलिडिटी को हमने देखा था। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? जो किसी भी प्रोडक्ट है, कोई आपकी स्टडी है, रिसर्च वर्क है, उसका जो वर्किंग है उसको चेक करे। अगर तो बिल्कुल वेल परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है इंटरनली वैलिड है। जिस मकसद के लिए बनाया गया है, जो जिस वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का वो सही काम कर रहा है, तो वो इंटरनली वैलिड है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी में हमने पढ़ा था कि अगर वो प्रोडक्ट जब हम रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई करते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेबिलिटी है, अगर वो ओके है, वो वैलिड है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है वो जो रिसर्च है वो एक्सटर्नली वैलिड कहलाएगी। तो अब हम चलते हैं कंकरेंट वैलिडिटी की तरफ। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंकरेंट नाम से ही पता है, दो चीज़ें साथ साथ लेकर चलना। तो कंकरेंट मीन्स के मैम स्क्रीन शो कर दो। जी, स्क्रीन क्या हुआ स्क्रीन है? शो नहीं हो रही। स्क्रीन, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके, देखती हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करना ही भूल गई थी। थैंक यू, आपने बता दिया मुझे। अब तो हो रही है। हाँ जी मैम, हो रही है। ओके, तो हम कंकरेंट वैलिडिटी का पढ़ रहे थे। कंकरेंट वैलिडिटी ये होता है कि आपने दो टेस्ट को चेक करना है, दोनों के रिजल्ट्स को साइमल्टेनियसली चेक करने हैं और फिर चेक करना है कि उनके दरमियान कोरिलेशन है या नहीं। ठीक है, अगर तो दोनों के रिजल्ट्स कोरिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो टेस्ट वैलिड है। फॉर एग्जांपल आपने एक जो टेस्ट है पहले से कंडक्ट कर लिया, उसके बाद आप दूसरा टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो उस दूसरे टेस्ट को या एक ही एस्पेक्ट को चेक करने के दो डिफरेंट टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं। आप उन दोनों टेस्ट को थोड़े से टाइम के बाद चेक करते हैं और उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको मैयर करते हैं। वो रिजल्ट्स अगर तो इसी तरीके से आ रहे हैं कि अगर पहले टेस्ट में उस एक स्टूडेंट है, उसने अच्छा अचीव किया था, अच्छे स्कोर अचीव किए थे और दूसरा टेस्ट में भी वो अच्छे ही स्कोर अचीव कर रहा है, बेशक उस हद तक नहीं कर रहा लेकिन अच्छे की तरफ ही प्रोग्रेस ही है उसकी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो टेस्ट है वो कंकरेंटली वैलिड है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट आपने सिचुएशंस में उसको चेक करके देखा है स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट कि जो आप फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस मैयर करने जा रहे हैं तो उसके लिए दो टेस्ट मैयर किए हैं, तो इंटेलिजेंस आपको दो तरह के टेस्ट डिफरेंट टाइम्स में लेने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि स्टूडेंट की रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो टेस्ट है, जो इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए आपने डिज़ाइन किया था, वो कंकरेंटली वैलिड है। ठीक है, उसकी कंकरेंट वैलिडिटी ओके है। तो ये सिंपली कंकरेंट वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल जो है एक स्टूडेंट है, उसके आपने थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो थ्रू टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल टेस्ट लिया,
वो थ्योरेटिकल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और प्रैक्टिकली भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो वाली वैलिडिटी जो है वो कंकरेंट वैलिडिटी कहलाती है कि दो डिफरेंट टाइम में आप सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको, तो वो कंकरेंट वैलिडिटी होगी। नेक्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंटेंट यानी कोई भी चीज़, कोई भी टेस्ट अब बाय कंटेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस हो, तो वो वैलिडिटी कंकरेंट कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर स्टूडेंट को 2 चैप्टर्स का टेस्ट दे रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेना है उनका और ये 2 चैप्टर्स तैयार करके आएँ, तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए ही तैयारी करेंगे, कोई लेंथी क्वेश्चंस तैयार नहीं करेंगे। फिर आप उनका जब नेक्स्ट डे वो टेस्ट देने के लिए आएँगे, आप उन्हें टेस्ट देंगे जो आपने तैयार किया हो, डिज़ाइन किया होगा, उन्हें देंगे। अगर तो वो वाक़ई में ही ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, तो फिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ऑब्वियस है कि वो स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट है तो वो अच्छे ही मार्क्स लेगा, तो वो बाय कंटेंट जो टेस्ट है उसे वो वैलिड कहलाएगा कि जो आपने कंटेंट कहा था स्टूडेंट को वो उसी के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़ वाली से बेटर है कि मैं अगर ये वाली एग्जांपल पुट करूँ कि आपने 2 चैप्टर्स दिए हैं और आपने जो कंटेंट तैयार किया है टेस्ट का वो उन 2 चैप्टर्स में से है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो वो कंटेंट के लिहाज से जो आपका टेस्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ने 2 जो हैं चैप्टर्स वो तैयार करके आए हैं। आप उस 3 और 4 में से भी कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करके अपने टेस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो वो टेस्ट इनवैलिड कहलाएगा। तो इस लिहाज से कंटेंट वैलिडिटी जो है वो नहीं होगी उस टेस्ट में। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्शन से निकला है कि आप टेस्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जो उसकी टेस्ट आइटम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप टेस्ट में कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंसी मेजर करने के लिए, तो आप उसमें ऐसे आइटम्स कंस्ट्रक्ट करें या ऐसे आइटम्स पुट करें टेस्ट में जो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को ही चेक करने के लिए हो, ठीक है? ऐसे ना हो कि जो सिर्फ स्टूडेंट्स का फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस को नहीं उससे जज किया जा रहा हो, स्टूडेंट्स की हैबिट्स पता चल रही हो जस्ट, ठीक है? और कुछ और इर्रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो आप अपने टेस्ट का हिस्सा बना लें कि स्टूडेंट अगर उन्हें फ़ील करे तो आप वो इंटेलिजेंस वाला जो मेजर है उसे निकाल ही ना पा रहे हों, तो वो बाय कंस्ट्रक्शन जो है इनवैलिड टेस्ट कहलाएगा। और जो कंस्ट्रक्ट होता है कंस्ट्रक्ट एक करैक्टरिस्टिक होती है, ठीक है? इसकी डेफिनिशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कंस्ट्रक्ट जो हमारे ऐसी चीज़ें हमारे जिन्हें हम चेक करने जा रहे हैं लेकिन उन्हें हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, वो चीज़ें कंस्ट्रक्ट कहलाती हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, आपका एंग्ज़ायटी होता है, ठीक है? हम उनको चेक करने जा रहे हैं। अब रिसर्च का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो भी कुछ इस किस्म के ही वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेस्ट एंग्ज़ायटी का जो वेरिएबल है वो उसके बारे में उसके रिज़ल्ट चेक करने कि टेस्ट एंग्ज़ायटी क्यों होती है स्टूडेंट्स में। उसके अलावा इंटेलिजेंस हो गया, स्टूडेंट का जो डिप्रेशन लेवल हो गया, हैप्पीनेस हो गई, इन चीज़ों को मैयर ये वो वाली ट्रेट्स हैं जो डायरेक्टली ऑब्ज़र्व एबल नहीं होती। इन्हें जस्ट हमने अपने कुछ कंस्ट्रक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने इन्हें जज करना होता है। तो ऐसी ट्रेट्स जो हैं वो कहलाती हैं कंस्ट्रक्ट। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सिंपल ऐसे ही कंस्ट्रक्ट्स को चेक करने के लिए बनाई जाती है। और ये जो वैलिडिटी है ये हम कैसे चेक करते हैं कि आपका जो टेस्ट आइटम्स हैं वो स्टूडेंट की जो चीज़ हम जज करना या चेक मेजर करने जा रहे हैं जस्ट उसी से रिलेटेड डिज़ाइन किया गया हो। अगर तो उसी से रिलेटेड डिज़ाइन किया गया है और आप इजीली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू आप जो रिजल्ट्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, पता चल रहा है आपको स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल इतना है, तो इसका मतलब है कि उस टेस्ट में या उस आपकी रिसर्च स्टडी में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पाई जाती है। देन है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी वो वैलिडिटी जिसमें आप कोई क्राइटेरिया आप इसमें फिक्स कर लें और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट डिज़ाइन करें,
तो अगर तो आपका जो टेस्ट है वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही है तो वो क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो मैंने एमसीक्यूज़ वाली एग्ज़ाम्पल आपको दी थी यहाँ पर कंटेंट वैलिडिटी में, वो एग्जांपल यहाँ बेस्ट फिट हो रही है क्राइटेरियन वैलिडिटी में। कंटेंट में आप वही एग्जांपल पुट कीजिएगा कि आपने 2 चैप्टर्स या 2 जो है आपने जो हैं चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड किए हैं टेस्ट में, तो आपने उन्हीं 2 चैप्टर्स में से कंटेंट यूज़ करना है, तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगा। अगर उससे आउट होगा तो फिर वो आपका इनवैलिड होगा, ठीक है, बाय कंटेंट। इसी तरह क्राइटेरियन में आपने फिक्स कर लिया है कि आपने सिर्फ एमसीक्यूज टाइप टेस्ट लेना है बच्चों से, आपने क्राइटेरिया बच्चों का बता दिया है, एमसीक्यूज टाइप आपने टेस्ट लेना है, तो उस क्राइटेरिया को अगर आपका टेस्ट फुलफिल कर रहा है, स्टूडेंट के सामने टेस्ट जाता है और वो सारे एमसीक्यूज ही हैं, तो वो क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाएगा। बाय क्राइटेरिया जो है वो वैलिड होगा आपका टेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप एमसीक्यूज के बजाय स्टूडेंट को से अचानक से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें उसने एक्सप्रेस करनी है अपनी थॉट्स, तो वो चीज़ बेशक स्टूडेंट किसी न किसी तरह कर लेंगे, आपको अंदाज़ा हुआ शायद स्टूडेंट कर लें, इसलिए आप उसे टाल देते हैं, लेकिन वो क्राइटेरियन के लिहाज से इनवैलिड टेस्ट कहलाएगा, क्योंकि जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया था उसके लिहाज से वो उस पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहा था, मतलब आप अपने मकसद से हट गए थे, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फेस वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी वो वैलिडिटी कहलाती है जो बाय लुक बाय अपीयरेंस, ठीक है, आपके जो पर्पस है उसको अचीव कर रही हो, ठीक है। किसी भी टेस्ट आइटम को या किसी रिसर्च स्टडी को देखते ही बाय फेस आपको समझ में आ जाए कि आप क्या रिसर्च करने जा रहे हो, आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, तो वो फेस वैलिडिटी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल अगर मैं टेस्ट वाली साइड से दूँ, तो वो यही होगा कि हम लोगों को जिस तरह हमारा एक एजुकेशन सिस्टम में हम आदी हैं कि एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, फिर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप जैसे ही पेपर उठाते हैं बाय फेस आपको नज़र आ जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? उसे कहते हैं फेस वैलिडिटी, यानी जो आपको सिलेबस में बता दिया गया है, पेपर पैटर्न बता दिया गया है कि ऐसे होगा, तो एक फर्स्ट अपीयरेंस में ही आपको पता चल गया है कि पेपर वैसे ही है, इतना ऑब्जेक्टिव है और इतना सब्जेक्टिव है, ठीक है? तो उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, आवाज़ मेरी सबको आ रही है? हाँ जी यस मैम, ओके, मुझे तो आ रही है। चलें ठीक है, मैं परेशान हो गई थी इतनी देर। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, मैम आवाज़ तो आ रही, लेकिन ये जो चीज़ें आपने अभी बताई हैं ना, ये सारी एक दूसरे के साथ मिक्स जैसे होती हैं, इस तरह फील हो रहा है कि मिक्स हो रही कंकरेंट हैं? वैल्यू। हाँ जी, मसलन ये कंकरेंट का आपने बताया, फिर आपने दो तीन जो है ना, ये आपस में वो टेस्ट मतलब मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अपना कंस्ट्रक्ट के लिहाज से, ये जी, सारी चीज़ें एक दूसरे में मतलब जिस तरह ना ये बिल्कुल ऐसे ही ओवरलैप है, हो। मैं बताती हूँ। ये आपको इसलिए मिक्सअप हो रही हैं कि ये मिलती-जुलती चीज़ें हैं, वाक़ई में ही कॉन्सेप्ट्स मिलते-जुलते हैं वैलिडिटी के, ठीक है? वैलिडिटी का सिंपली मकसद ही यही है कि जिस पर्पज़ के लिए आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, वो उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन तमाम में भी सेम चीज़ें वही अल्फ़ाज़ वही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये इतनी सारी यहाँ पर लिखी इसीलिए हैं कि आप उनमें उनको डिफ़रेंशिएट कर सकें एक से दूसरे के साथ, ठीक है? अगर कंटेंट वैलिडिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप कंटेंट चेक करेंगे कि आपने जो कंटेंट स्टूडेंट या जो भी कंटेंट आपने फिक्स किया है, आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग आपने वही कंटेंट शामिल किया है। अब मैं अगर रिसर्च में पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, ये हमारे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में भी यूज़ होता है। ये कौन बोल रहा है प्लीज? अब ओके, अब जो है कंटेंट को अगर मैं इन्हीं चीज़ों को रिसर्च के हवाले से बात करूं, तो इस जो रिसर्च की स्टडी है कंकरेंट वैलिडिटी में कैसे वो जो जिस एरिया पर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कैसे कंकरेंटली वैलिड होगी कि एक पहले से एग्जिस्टिंग कोई रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी, हम उसको देखें और उसके बाद जो हमने अपनी रिसर्च कंडक्ट किया उसको देखें, उनके रिजल्ट्स को मैच करें।
अगर तो हमारी चीज़ें सेम आ रही हैं, एरिया चेंज होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टाइम चेंज होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि हमारी वो जो स्टडी है वो कंकरेंटली वैलिड है, ठीक है? तो इसी तरह अगर कंटेंट पे आएँ तो अगर हमारा जो स्टडी का मटेरियल है या रिसर्च है वो सेम मतलब कंटेंट को फॉलो कर रही है, सेम किसी और स्टडी के मुताबिक, तो मतलब ये कि अगर हम जो चीज़ें हम सर्च करने जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट है हमारी स्टडी में, तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी वही है कि ऐसे ऐसे हमारे बिहेवियर्स, ऐसे ट्रेड्स जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है? और वो भी जाहिर सी बात है, हमारा एक स्टडी का एरिया ही हो गया, वो पैटर्न ही हो गया ना कि हम इंटेलिजेंस पे स्टडी करने जा रहे हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हमारी रिसर्च काम कर रही है तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाएगा। उसके बाद है क्राइटेरियन पर आएँ तो क्राइटेरियन भी ये है कि हमने अपनी रिसर्च का कोई पॉइंट लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलिजेंस को ही चेक कर रहे हैं हम अपनी स्टडी में, हिस्सा बना रहे हैं कि हमने स्टूडेंट की एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट की इंटेलिजेंस चेक करनी है। अब हम क्राइटेरिया हमने रख लिया है कि जस्ट 6 से 8 तक क्लासेस उसमें शामिल होंगी। तो अगर तो हमारे इसी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करके हम रिसर्च कर रहे हैं, 6 से 8 तक का ही डाटा वहाँ पर शामिल कर रहे हैं, अपनी स्टडी का पार्ट बना रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया के लिहाज़ से वैलिड होगी। अगर हम 1 से लेके 8 तक बना रहे हैं, तो वो इनवैलिड रिसर्च हो जाएगी, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया फ़िक्स किया था कि हमने सिर्फ़ इधर से इधर तक के स्टूडेंट्स का ही इंटेलिजेंस लेवल मेज़र करना है, जबकि हम एक्स्ट्रा का कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरियन के लिहाज़ से इनवैलिड हो जाएगी। फेस वैलिडिटी भी सेम उसी तरह रिसर्च के हवाले से जाएगी कि बाय फेस जो है, आपकी जो स्टडी है, आपको देखते ही फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लोगों का थीसिस वर्क, रिसर्च वर्क उठा के देखते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो जस्ट ऊपर से ही देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। न कवर पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे पेजेस को बस दरमियान-दरमियान में से खोल के देख लेते हैं और उसके बाद अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो बाय फेस उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं कि जो टॉपिक बाहर लिखा हुआ है, क्या अंदर भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही। क्लियर है? यस मैम। ये जस्ट एग्जैक्ट। ये जस्ट आपकी जो टर्म्स है ना, बस उन्हीं का ही खेल है, वरना कुछ भी नहीं है। कंटेंट की बात हो रही है तो वहाँ कंटेंट का ज़िक्र हो रहा है, फेस की बात हो रही है तो लुक और अपीयरेंस वाइज़ बात हो रही है, ठीक है? यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी जो होती है किसी भी चीज़ की, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिज़ल्ट्स ही ले लेते हैं, उनका जो कंसिस्टेंसी होती है, यानी कितने स्टेबल रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। बार-बार हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट सेम ही आना रिलायबिलिटी, उस चीज़ की रिलायबिलिटी को शो करता है, ठीक है? जैसे हम उर्दू में कहते हैं काबिल एतबार होना, ठीक है? यानी हम जितनी बार भी किसी पे ट्रस्ट करें और वो हर बार हमारे ट्रस्ट को कायम रख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल है, ठीक है? जैसे मेरा ख़्याल है डॉलेंस का है कि रिलायबल है। तो सेम वही बात यहाँ पर है, रिलायबिलिटी की है कि किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके लिए कंसिस्टेंट का वर्ड कॉमन है रिलायबिलिटी के लिए। जहाँ पर भी किसी भी सेंटेंस में कंसिस्टेंसी की बात हो रही हो, वहाँ पर आप आँखें बंद करके रिलायबिलिटी पर टिक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो रिलेट ही हमारी रिलायबिलिटी से करती है। और जो रिसर्च रिलायबिलिटी में भी सिंपल यही है कि आपने रिसर्च में जो भी मेथड्स या टूल्स बनाए हैं, मेथड्स डिज़ाइन किए हैं, उन तमाम को जब अप्लाई करते हैं तो हर बार वो जो है आपको सेम ही रिज़ल्ट दे, तो वो चीज़ वो रिसर्च रिलायबिलिटी कहलाती है। इसकी कुछ ये टाइप्स हैं, टेस्ट री-टेस्ट रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म का एक और नाम भी है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और क्यूडर रिचर्डसन मेथड है। ये एक क्यूडर रिचर्डसन ने फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था रिलायबिलिटी चेक करने का, हम उसको देखेंगे। टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? ये वो रिलायबिलिटी होती है, नाम से पता चल रहा है, टेस्ट री टेस्ट, यानी एक टेस्ट लिया उसके बाद अगेन टेस्ट लिया, ठीक है? सेम एक किस्म की वो वाली चीज़ हो गई कंकरेंट टाइप की, कि इसमें आपने एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया एक स्टूडेंट से, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से, उसके बाद अगेन आपने टेस्ट कंडक्ट किया और उसको कंडक्ट करने के बाद
आपने दोनों के रिज़ल्ट्स को मेज़र किया और आपस में कोरिलेट किया। अगर तो दोनों के रिज़ल्ट्स ही अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो वो टेस्ट है या वो स्टूडेंट है मतलब जो आपने टेस्ट टेक्निक यूज़ की थी वो आपकी रिलायबल है, ठीक है? टेस्ट रीटेस्ट टेक्निक भी यही होती है कि आप बार-बार टेस्ट लें और उनके रिज़ल्ट्स को चेक करते जाएँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है अगर वो रिज़ल्ट्स आपको सेम दे रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट है वो एवरेज ही नंबर ले रहा है या अच्छे की तरफ भी जा सकता है एवरेज स्टूडेंट, तो वो रिलायबल ही कहलाएगा। लेकिन अगर एक लोअर स्टूडेंट एक हाई हाई अचीवर है, वो आहिस्ता-आहिस्ता किसी जगह पर जाके लो भी उसने अचीव कर लिया है तो बैलेंस हो गया उसका मतलब 50% वो हाई अचीवर रहा है तो 50% टेस्ट्स में वो लो अचीवर हो गया है, तो वहाँ पर आके रिलायबिलिटी खतरे में पड़ जाती है, ठीक है? वहाँ पर चीज़ें रिलायबल नहीं रहती। तो वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी इसीलिए ये टेक्नीक रिलायबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ की जाती है कि आप एक से ज़्यादा बार कोई टूल को आज़मा कर देखें, अगर सेम रिज़ल्ट हैं तो समझें वो रिलायबल है। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है? इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी को पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप 2 जो टेस्ट हैं डिफरेंट टेस्ट के आप वर्जन्स ही ले लें, उन्हें वो करते हैं कंडक्ट करते हैं, उसके बाद उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनका आपस में कोरिलेशन चेक करते हैं, ठीक है? तो उस उनका जब कोरिलेशन आप चेक करते हैं और उनके रिज़ल्ट्स अगर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी है, यानी आपने 2 टेस्ट को एक ही टेस्ट को पैरेलली 2 पार्ट्स में करके 2 इक्विवेलेंट फॉर्म में ये समझ लें डिज़ाइन करके टेस्ट को आपने लिया है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आप एनटीएस की टेस्टिंग एनटीएस का देख लें, सेम ही सब्जेक्ट का एक ही पोस्ट का टेस्ट होता है फॉर एग्जांपल तो लेकिन वर्जन्स डिफरेंट होते हैं तो वो वर्जन्स इक्विवेलेंट फॉर्म ही कहलाते हैं वो एक ही फॉर्मेट का बना हुआ टेस्ट होता है बस उसमें सीक्वेंस चेंज होता है तो आप अब स्टूडेंट्स सब इकट्ठे बैठे होते हैं लेकिन वो उन वर्जन्स डिफरेंट वर्जन उनके दरमियान डिवाइड हो रहे होते हैं और वो उन डिफरेंट फॉर्म्स के टेस्ट को कंडक्ट करते हैं उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो मतलब रिजल्ट सबका वो ही होता है ऐसे नहीं होता कि जो इसके जो उन्होंने पिंक कलर की नोटबुक वाला काम सोल्व किया है पेपर अटेम्प्ट किया है उनके मार्क्स ये हैं उनके ये हैं ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन उनके रिजल्ट सेम ही काउंट हो रहे होते हैं सेम ही लेवल पे हो रहे होते हैं और उसी की बेस पे उनकी सिलेक्शन हो रही होती है तो इक्विवेलेंट फॉर्म भी इसी टाइप की एक रिलायबिलिटी चेक करने की टेक्निक है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी अच्छा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी को ज़रा मिक्सअप कर देते हैं तो कि ये जो हैं क्या है इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी में टेस्ट के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं ठीक है फॉर्म्स होते हैं और एक ही ग्रुप के स्टूडेंट से कंडक्ट किए जाते हैं स्प्लिट हाफ में क्या होता है स्प्लिट हाफ में एक क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उन 2 ग्रुप से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है? तो उन 2 ग्रुप्स की जब टेस्ट के रिज़ल्ट्स आते हैं तो फिर उनका आपस में कोरिलेट किया जाता है, उनके रिज़ल्ट्स को चेक किया जाता है और उसी रिज़ल्ट की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये जो है टेस्ट आइटम रिलायबल है या नहीं है। ठीक है इसमें जस्ट आपने ग्रुप को 2 सेट में डिवाइड करना होता है स्प्लिट हाफ में 2 स्प्लिट्स में डिवाइड करना होता है और इक्विवेलेंट फॉर्म में बस टेस्ट एक जैसे फॉर्मेट के आप डिज़ाइन करते हैं और वो सेम ही ग्रुप के स्टूडेंट से लेते हैं पहले एक टेस्ट लेते हैं फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट कंडक्ट करते हैं ठीक है क्यूडर रिचर्डसन मेथड क्या होता है इसे के आर मेथड भी कहते हैं के आर 20 फार्मूला के नाम से भी ये फेमस है ये रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है कि जो है इसमें रिलायबिलिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती तो बस इसके बारे में आपको इतना ही पता होना ज़रूरी है कि रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए क्यूडर रिचर्डसन मेथड यूज़ होता है या इसका फार्मूला यूज़ होता है इसका फार्मूला काफ़ी बुक्स में दिया गया है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है फार्मूला ना उसका कोई यूज़ इम्पोर्टेंट है जस्ट के आर मेथड के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी रिसर्च रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था क्यूडर रिचर्डसन ने ठीक है कोई प्रॉब्लम है तो पूछें यहाँ तक